नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बिहार में होने वाली एमएलसी चुनाव को लेकर अब प्रचार का दौर जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनावी दौरे पर औरंगाबाद के बारून पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि विधान परिषद में आपकी आवाज बुलंद तभी होगी जब हम मजबूत होंगे। अभी हमें अच्छी स्थिति नहीं है और हमें ऊपरी सदन में विपक्ष का भी अधिकार नहीं मिला है। ऐसे में अगर आपने 24 में से 15 सीट भी दिया तो हम दोनों सदनों में मजबूती के साथ आपके सवाल करेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी करारा प्रहार करते हुए कह दिया है कि राज्य में अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। सरकार द्वारा इन पर लगाम लगाने की कई कोशिशें नहीं की जा रही। इस राज्य में ना तो जनप्रतिनिधियों का सम्मान है और ना ही सत्ता के कार्यकर्ताओं का। लाखों लोगों के वोट से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों से अपमानित होना पड़ता है। ऐसे में आम जनता का क्या हश्र होता होगा, ये समझा जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जनप्रतिनिधियों को चुप्पी साधना पड़ रहा है, तो वहीं जो मुखर होकर विरोध कर रहे हैं उन्हें जलील होना पड़ता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी जनता का समर्थन राष्ट्रीय जनता दल के साथ था, लेकिन एनडीए के लोगों ने चोर दरवाजे से गलत तरीका अपनाते हुए सरकार बना ली। लेकिन जनता सब जानती है कि कैसे साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के जीते हुए प्रत्याशियों को हराने का काम किया गया। तो वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को अब एनडीए के साथ ही नीतीश कैबिनेट से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सहनी को मंत्री पद से बर्खास्त करने की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई है। साथ ही सहनी से मंत्री पद छीनने का जाने का जो मुद्दा है उस पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। मंगलवार को हम सुप्रीमो जितन राम मांझी ने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सहनी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे, यूपी चुनाव में उनका जो रवैया था वो पूरी तरह से गलत था। मांझी ने यह भी कहा कि एनडीए के साथ होते हुए भी वो एनडीए के खिलाफ काम कर रहे थे। ऐसे में बीजेपी की ओर से लिया गया यह एक्शन ठीक है, लेकिन इतना बड़ा कदम लेना उचित नहीं था। उनके साथ ही बात करके समस्या का हल भी निकाला जा सकता था। बीजेपी द्वारा दिए जा रहे बयान मुकेश सहनी ना घर के रहे ना घाट पर के, इस पर मांझी ने कह दिया है कि कभी कभी लोग गच्चा खा जाते हैं, लेकिन इसके लिए ये कहना उचित नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुकेश सहनी एक समाज की लीडरशिप कर रहे हैं। एक तिनके का भी समय आता है और बीजेपी का एक्शन लेना जायज है। हमारी संजय जायसवाल से बात हुई थी और हमने कहा था कि उन्हें सहनी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और मुझे ये ज्ञात नहीं था कि जल्दी उन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। और अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने और अवैध खनन को लेकर एक बार फिर से आर्थिक अपराध इकाई की टीम कार्रवाई करती नजर आई। इस बार अवैध बालू खनन और गैर कानूनी व्यापार के संबंध में पटना जिले के रानी तालाब के तत्कालीन थानाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह पर विभाग ने शिकंजा कस दिया है। सतीश कुमार सिंह के कई ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई द्वारा छापेमारी की जा रही है। साथ ही बुधवार की सुबह ये छापेमारी पटना और आरा में शुरू की गई। यहां पर छापेमारी डीएसपी के नेतृत्व में पटना और भोजपुर में हो रही है और देर शाम तक पूरी जानकारी मिल सकेगी कि आखिर क्या कुछ बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि तत्कालीन थानाध्यक्ष के पटना आवास और भोजपुर के कोइलावर थाना अंतर्गत कुल्हड़िया गांव में ये छापेमारी चल रही है। थाना अध्यक्ष के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और इस प्राथमिकी में सतीश कुमार सिंह के द्वारा अपने कार्यकाल में कमाए गए संपत्ति से करीब 61.28% अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जारी किए गए नोटिस में ये जानकारी भी दी गई है कि अवैध बालू खनन और उसमें संलिप्तता को लेकर थाना अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह की गतिविधि के ऊपर निगरानी विभाग द्वारा कई दिनों से रखी जा रही थी और इसी के सत्यापन के बाद उन्होंने इसके खिलाफ यानी आय से अधिक मामले में करीब 29 मार्च को एक एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसको लेकर न्यायालय की ओर से जांच के आदेश दिए गए और इसके बाद ही बुधवार को डीएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन करके थानाध्यक्ष के कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है।
और बिहार की सरकारी स्कूलों में लापरवाही का एक ताजा मामला सामने आया है, जहां पर एक मिड डे मील में, जो कि हमेशा से विवादों में घिरे रहने वाला मुद्दा है, यहां पर खाने की गुणवत्ता पर बच्चों और उनके परिजन हमेशा ही सवाल उठाते रहे हैं। और अब ताजा मामला प्रदेश के सारण जिले का है, जहां पर मंगलवार को सरकारी स्कूल में परोसे जाने वाले मिड डे मील में एक छिपकली मिली है और ये छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। घटना जिले के बिचला तेलपा स्थित आजाद चंदेश्वर मध्य विद्यालय की है, जहां पर रोज की तरह आज भी करीब 150 बच्चों को खाना परोसा गया। बच्चों ने खाना खाना शुरू भी कर दिया था और इसी बीच एक बच्चे को थाली में मरी हुई छिपकली मिली, जिसके बाद वहां बवाल मच गया। डर के मारे सभी बच्चे थाली छोड़कर खड़े हो गए। इस घटना के बाद स्कूल में छात्र छात्राओं ने स्कूल में मिलने वाले भोजन में अनियमितता को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बार बार शिकायत की जाती रही, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती। बता दें कि उस वक्त स्कूल में एनजीओ के माध्यम से छात्रों को भोजन कराया जाता है और इस तरह की लापरवाही बार बार देखने को मिलती रहती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और वजह यह कि घटनाओं पर विराम नहीं लग रहा है। इसी कारण अब सारण में जिलाधिकारी राजेश मीणा ने ये बात की है और आपको बता दें, उन्होंने बताया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मेडिकल की टीम को विद्यालय के लिए रवाना कर दिया गया है। फिलहाल सभी बच्चे स्वस्थ हैं, लेकिन डॉक्टरों की टीम जांच कर रही है। और आपने आज तक जमीन, मकान या फिर जायदाद का बंटवारा होते देखा या सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी इंसान का बंटवारा होते देखा है या सुना है? अगर नहीं सुना है तो फिर ये खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि बिहार के पूर्णिया में स्थित एक जगह की है, जहां पर एक पति के बंटवारे का मामला सामने आया है। यहाँ दो पत्नियां हैं जिनके बीच झगड़ा हुआ और झगड़े की वजह है पति के लिए बंटवारा। आपको बता दें कि पति को 15-15 दिनों के लिए बांट दिया गया है। पूर्णिया में बिहार पुलिस द्वारा संचालित पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में यह अनोखा फैसला सुनाया गया। और आपको बता दें कि जिला के समाहरणालय में परिसर में लगने वाले परामर्श केंद्र में बीते शुक्रवार को कुल 8 मामलों को उनको निस्तारण किया गया। और इसी दौरान केंद्र में एक अनोखा मामला भी तभी सामने आया, जिसमें एक पति को 15-15 दिनों के लिए पत्नियों के बीच बांट दिया गया है। दरअसल दूसरी पत्नी की ओर से आरोप लगाया गया था कि जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र के गौरियारी बस्ती का रहने वाला उसका पति पहले से ही शादीशुदा और 6 बच्चों का बाप था। महिला की माने तो शख्स ने सच्चाई छुपाकर उससे शादी कर ली थी और अब वो उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करता है। इधर पति का यह कहना है कि उसकी दूसरी बीवी बहुत ज्यादा बोलती है और मारपीट करती है, इस कारण उसे पीट कर भगा दिया गया। और ऐसे में अब केंद्र के सदस्यों ने उसे फटकार लगाई और दोनों से बॉन्ड बनवाया गया। इस शर्त पर समझौता हुआ कि शख्स 15 दिन पहली बीवी के साथ रहेगा और दूसरे 15 दिनों के लिए वो दूसरी बीवी के साथ रहेगा। उसके 2 घर हैं, ऐसे में वो दोनों को अलग अलग घर में रखेगा और दोनों का भरण पोषण करेगा। केंद्र की ओर से उसे ये सुनिश्चित करने की हिदायत भी दी गई है कि भविष्य में वो दोनों पत्नियों को शिकायत का कोई मौका नहीं देगा। इस फैसले के बाद दोनों बीवियां मुस्कुराते हुए पति के साथ केंद्र से बाहर गईं। अब बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर अब अप्रैल में प्रस्तावित नगरपालिका चुनाव एक बार फिर से टल सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इसके संकेत दे दिए हैं और बताया जा रहा है कि चुनाव के पहले आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने के लिए विशेष आयोग का गठन नहीं हो पाया है, जिसके चलते चुनाव टालने के आसार बढ़ गए हैं। दरअसल इस बात को लेकर बल तब दिया गया और बल तब मिल गया जब राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका चुनाव में आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए विशेष आयोग गठित करने का आदेश दिया था। इसके तहत चुनाव में आरक्षण देने के लिए त्रिस्तरीय निरीक्षण को आधार बनाने के लिए कहा गया और इसी के आधार पर तय किया जाना था कि चुनाव में किन जातियों को और पिछड़े वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण के दायरे में रखा जाएगा। समय पर चुनाव कराने के लिए सरकार को तत्कालीन विशेष आयोग का गठन करना होगा और अब आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी, ताकि पिछड़ा वर्ग आयोग इस पर हरी झंडी दे सके। पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी अनुशंसा और सरकार को देगा और फिर एक बार सरकार विधानसभा में इसे अंतिम रूप देगी।
दानापुर नगर से ये खबर सामने आ रही है, जहां उपाध्यक्ष की हत्या हो गई है और इस हत्या के मामले में अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि बुधवार की सुबह दिन दहाड़े पटना सिटी का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। दरअसल यहां बेखौफ बदमाशों ने तेल व्यवसायी प्रमोद बागला को गोलियों से भून दिया है। इस घटना के मौके पर ही प्रमोद बागला की मौत हो गई और वहीं उनका बेटा और मैनेजर जख्मी हो गए हैं। दोनों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए, लेकिन घटना का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। पूरा मामला पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के धर्मशाला गली का है, जहां प्रमोद बागला का तिल के तेल का कारोबार करता था और इसके अलावा उनका एक बड़ा सैलून भी है। प्रमोद बागला प्रतिदिन की तरह अपने काम करने के बाद वो वापस जा रहे थे, लेकिन पहले से ही घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। दुकान का स्टाफ और प्रत्यक्षदर्शी विजय राय ने बताया है कि प्रमोद बागला जैसे ही निकले, उनके साथ गोलू और छोटू भी गया था। दूसरी तरफ से 4 से 5 की संख्या में कुछ बाइक सवार आए और अपराधियों ने प्रमोद बागला पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। विजय राय ने पुलिस को यह भी बताया कि पुलिस पर लापरवाही का भी यहां पर आरोप लगा दिया गया है। कहा यह गया कि बगल में थाना होते हुए भी पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची। घटनास्थल पर पुलिस मौके की वारदात पर पहुंची है और अब मामले की छानबीन की जा रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर फिलहाल आसपास के इलाके को सील कर दिया गया, साथ ही सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। इस घटना को लेकर कारोबारियों में आक्रोश है, तो वहीं जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और अब आपको बता दें कि सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र के खजुराहा गांव में बघेल टोला में मंगलवार की देर रात को एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोवर्धन यादव का 20 साल का बेटा जयकांत इंजीनियरिंग का एक छात्र था और वह रात में अपने घर के बाहर दरवाजे के पास सोया था। इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल घटना के पीछे जमीन और रास्ते को लेकर विवाद बताया जा रहा है। एक हफ्ते के अंदर सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र में गोली मारने की ये तीसरी घटना है। इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है और एक का इलाज जारी है। आपको बता दें, घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गोवर्धन यादव का पड़ोस में रहने वाला ललन यादव से जमीन को लेकर पहले से ही विवाद था और इसी प्रतिरोध में आकर उसने मंगलवार की रात को उनके बेटे जयकांत कुमार को कनपट्टी में गोली मार दी है। आवाज सुनकर परिजन भी उठ गए, लेकिन आनन फानन में उसे लेकर वो सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने जयकांत को मृत घोषित कर दिया है। मौत की बात सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि जयंत के भाई मनीष कुमार ने कहा है कि जमीन का विवाद चल रहा था, लेकिन जमीन इन्हीं लोगों की है और वो लोग बहुत दिनों से उस रास्ते से जा रहे थे। जब वहां आमीन से मापी कराने के बाद अपनी जमीन निकाल ली तो रास्ते को लेकर विवाद शुरू हो गया। इस घटना को लेकर भाई ने ललन यादव, ललित यादव, प्रकाश यादव, कन्नू यादव, विनोद यादव, प्रमोद यादव, रंजन यादव पर गोली मारने का आरोप लगाया है। और 1857 के वीर योद्धा बाबू कुंवर सिंह के वंशज रोहित सिंह की मंगलवार की जगदीशपुर रेफरल अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आपको बता दें कि भोजपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर नगर वार्ड संख्या 18 किलागढ़ के रहने वाले कुंवर रोहित सिंह उर्फ बबलू सिंह बीजेपी नेता पुष्पा सिंह के बेटे थे। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई के कारण उसकी मौत हुई है। इसके बाद बवाल मचना शुरू हो गया और लोग हंगामा करने पहुंचे। इधर सूचना मिलते ही एसडीपीओ श्याम किशोर रंजन, एसडीएम सीमा कुमारी और थाना अध्यक्ष संजीव कुमार, अंचलाधिकारी कुमार कुंदन लाल समेत कई थानों की पुलिस भी रेफरल अस्पताल पहुंची है। यहां आक्रोशित लोगों को समझाया गया और इसके बावजूद आक्रोशित लोग नहीं माने और दोषी अस्पताल प्रभारी और सीआईटी जवानों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल 7 से 8 घंटे तक अफरा तफरी मची रही। मृत युवक को उनकी माता सह बीजेपी के नेता पुष्पा सिंह ने प्रशासन की मिलीभगत से बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। कहा यह जा रहा है कि प्रशासन द्वारा जानबूझकर उनके बेटे की साजिशन हत्या की गई। वीर कुंवर सिंह किला प्रांगण में उनके बेटे रोहित उर्फ बबलू सिंह द्वारा किला में सीआईटी जवानों द्वारा किए जा रहे गलत कार्यों के विरोध में किए जाने वाले पर जवानों द्वारा मारपीट कर उसे रेफरल अस्पताल के गेट के सामने सोमवार की देर रात को फेंक दिया गया था। मंगलवार के दिन ही करीब 2 बजे उसकी मौत हो गई। मां ने रेफरल अस्पताल के प्रभारी पर भी संगीन आरोप लगाते हुए बेहतर इलाज न करने का आरोप लगा दिया है।
और बिहार के जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित केनुवाटीकर गांव में चौपाल पर सोए व्यक्ति की अपराधियों ने सोमवार की देर रात को करीब 2 बजे चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों समेत पूरे गांव में कोहराम मच गया है। जानकारी के अनुसार उस वक्त गांव में रोजाना की तरह चौपाल पर ग्रामीण वीरेंद्र राय, जेठू राय और प्रीतम राय सोए हुए थे। इसी बीच रात के करीब 2 बजे अपराधी वीरेंद्र राय की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मौके पर फरार हो गए हैं आरोपी और भागने के क्रम में अपराधियों द्वारा फायरिंग करने की भी बात सामने आ रही है। फायरिंग की आवाज सुनकर गांव के लोगों की नींद खुली। लोग मौके पर पहुंचे तो पाया कि चौपाल पर वीरेंद्र लहूलुहान होकर झटपटा रहा है। कुछ लोगों ने अपराधी का पीछा करने की भी कोशिश की, लेकिन अपराधी फरार होने में कामयाब रहे। इस घटना की सूचना पाकर सदर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले आया गया। आपको बता दें कि मंगलवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। तो वहीं मृतक की पत्नी कमली देवी के बयान पर पुलिस मामला दर्ज कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों ने घटना को अंजाम देने से पहले गांव के बाहर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर का स्विच ऑफ कर दिया था, जिससे कि पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। इसी बीच वो चौपाल के पास पहुंचे और वहां सो रहे वीरेंद्र राय की हत्या कर दी गई। गांव की बिजली गुल होते ही कुछ लोगों की नींद खुली। लोगों ने देखा कि 2 व्यक्ति चौपाल से निकलकर गांव के दक्षिण बहियार की ओर भाग रहे हैं। जब तक लोग समझ पाते तब तक अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। तो वहीं आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग साल 2008 से शुरू हुआ और ये लीग हर गुजरते साल के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के क्रिकेटर्स आईपीएल का हिस्सा बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो मैदान पर अपना हुनर दिखाने के बावजूद कहीं गुम हो गए हैं। ये सितारे क्या कर रहे हैं और किस हालत में हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन आइए कुछ गुम हुए आईपीएल खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के उद्घाटन के बाद से लीग हर गुजरते साल के साथ आगे बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के क्रिकेटर्स आईपीएल का हिस्सा बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। खिलाड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मेगा इवेंट में अच्छा प्रदर्शन उनकी किस्मत बदल सकता है। तो वहीं इसी के चलते हर खिलाड़ी आईपीएल में कड़ी मेहनत से अपना अच्छा प्रदर्शन करता है। लेकिन ऐसे भी कई खिलाड़ी हैं जो मैदान में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी गुमनाम हो चुके हैं। तो आइए आपको पहले बताते हैं मोहित शर्मा के बारे में। साल 2014 में पर्पल कैप जीतने वाले सबसे शानदार तेज गेंदबाज में से एक मोहित शर्मा को इस सीजन में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बलिंदर सरन के साथ नई आईपीएल फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस ने नेट गेंदबाज के रूप में शामिल किया है। चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहित शर्मा 2014 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में उभरे थे। उन्होंने 16 मैचों में 19.65 की औसत से 23 विकेट लिए थे। हालांकि इस बार मोहित शर्मा को आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला। हरियाणा के क्रिकेटर किंग्स 11 पंजाब में जाने से पहले 2013 से 2015 तक सीएसके के साथ थे, जहां उन्होंने टीम की ओर से 2016 से 2018 तक आईपीएल खेला था। उन्होंने 2019 में सीएसके में वापसी की। कुल मिलाकर मोहित शर्मा के पास 86 आईपीएल मैचों में 92 विकेट हैं। मोहित शर्मा, जिन्होंने 26 वनडे और 8 टी20 मैच खेले हैं, वे भारतीय टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने बांग्लादेश में 2014 आईसीसी वर्ल्ड टी20 फाइनल में जगह बनाई और 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सह मेजबानी की। वहीं शर्मा अब गुजरात टाइटंस में नेट बॉलर की नौकरी कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में दूसरा नाम है मनप्रीत गोनी। पंजाब के इस तेज गेंदबाज ने 2008 में आईपीएल के उद्घाटन सत्र में सीएसके के लिए अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था। गोनी ने 2008 में कुछ मजबूत प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई, लेकिन सिर्फ उन्हें हांगकांग और बांग्लादेश के खिलाफ खेलने को मिला। वह हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स, किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के लिए भी खेले, लेकिन 2008 में सीएसके की टीम में दिए गए अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाए। और वहीं इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे है तिरुमला सेट्टी सुमन। हैदराबाद में जन्मे दाएं हाथ के बल्लेबाज सुमन डेक्कन चार्जर्स के लिए एक रन मशीन थे। उन्होंने 2009 में 287 रन और 2010 के सीजन में अपनी सफलता को दोहराया। एडम गिलक्रिस्ट की अगुवाई वाली टीम के लिए उन्होंने 307 रन बनाए थे। हालांकि अगले सीजन में मुंबई इंडियंस के साथ
उन्होंने 7 पारियों में सिर्फ 65 रन बनाए। उसके बाद वह अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाए और आईपीएल और क्रिकेट से दूर हो गए। तो आइए अब आपको चौथे खिलाड़ी के बारे में बता दें, कामरान खान। वो भी गायब हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को राजस्थान रॉयल्स ने 2009 सीजन के लिए चुना था। रॉयल्स के इस वंडर बॉय ने दिग्गज शेन वॉर्न सहित सभी को अपनी गति से प्रभावित किया था। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वे गेंदबाजी की क्षमता रखते थे। कामरान खान ने 2011 में पुणे टीम में जाने से पहले 2010 तक राजस्थान रॉयल्स के साथ खेला। उत्तर प्रदेश के तेज गेंदबाज अपनी क्रिकेट प्रतिभा के लिए रातों रात सुर्खियों में आ गए थे, लेकिन सुर्खियों को बटोरने के बाद वे अपना प्रदर्शन नहीं बिखेर पाए और क्रिकेट से दूर होते चले गए। और वहीं इन नामों के अलावा और भी कई खिलाड़ी हैं जो गुमनाम हो रखे हैं, उनके बारे में भी आपको बता दें। स्वप्निल अस्नोदकर, जो आईपीएल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले गोवा के पहले क्रिकेटर थे। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज पॉल वॉल्थी, पश्चिम बंगाल के विकेट कीपर बल्लेबाज श्रीवत्स गोस्वामी, मुंबई के स्पिनर इकबाल अब्दुल्ला 2011 में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ उभरते हुए खिलाड़ी थे। गोवा के बाएं हाथ के स्पिनर शादाब जकाती और हरियाणा के बल्लेबाज मनविंदर बिस्ला, जो एक आशाजनक शुरुआत के बावजूद उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए। ये थे वो खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद मैदान से बाहर और गुमनाम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य। और इस रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।